Assalamu alaikum. Today we will discuss the basics of e-views, that how we can use e-views by using different features. तो चलिए, e-views आपके सामने इस वक्त जो है आपको नज़र आ रहा होगा। e-views 9 के नाम से मैंने एक वर्जन जो है 9 यानी वर्जन जो है उसका वो e-views का मैंने अपने पास डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। मुख्तलिफ वर्जन आते हैं लेकिन ये कंपैटिबल भी है और आपको ईजिली अवेलेबल भी। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो e-views 9 पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे मेन काम किसी के लिए भी वो ये होता है कि आप जो है वो किस तरीके से इसको जो है आप कह लेंगे कहते हैं कि डाटा इसमें किस तरीके से इनपुट करते हैं। चलिए, डाटा इनपुट करने के लिए 2 से 3 तरीके, क्योंकि डाटा के बाद ही आप इस पर काम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप यही जहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू ईव्यूज वर्कफाइल, यहाँ से आप ईव्यूज की वर्कफाइल बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलर है, डेटेड है, यानी क्या कहते हैं कोई टाइम सीरीज डाटा है जैसे कि एयर वाइज है या मंथली है, एनुअली है, जो भी है। तो पहले आप डेटेड अगर शो कर देंगे तो फिर आपसे पूछेगा एनुअली फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने स्टार्ट डेट या एंड डेट दे सकते हैं। जैसे 2021 स्टार्ट हो गए, 2031 एंड डेट हो गई और डाटा एनुअली है तो इट मीन्स वो आपको 11 ऑब्जर्वेशन दिखाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई डाटा कोई डेटेड नहीं है, अनडेटेड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, तो आप इसको ये लिख देंगे और ये क्लिक करने के बाद वो सिर्फ आपसे स्टार्ट एंड डेट नहीं मांगेगा बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वेशंस मांगेगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है, ताकि उस हिसाब से वो क्राइटेरिया पूरा का पूरा बिल्ड कर देगा। जैसे कि मैंने अपने एक एक्सेल की फाइल खोली हुई है, तो मैं उसकी ऑब्जर्वेशन देख लेता हूँ कि टोटल कितनी है, फिर मैं यहाँ डालता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने अपने पास ये फाइल खोली हुई है जिसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि जो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है डाटा की वो है 754, यानी टोटल इंक्लूडिंग विद द हेडर। तो यानी 753 का जो है वो मेरे पास डाटा है, वैल्यूज। तो मैं यहाँ डालूंगा 753 वैल्यूज और इंटर करूँगा, तो मेरा सी और जो रेजिडुअल है वो आपका बन जाएगा। हालांकि अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा, अगर मैं खोलूँ भी तो कोई वैल्यूज़ नहीं होंगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन जाएगा कि ताकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ का जो आप कहते हैं कि जो रेंज आ रही होगी वो 753 तक के जा रही होगी। ठीक है, चलें अब हम इसमें डाटा इनपुट करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि ये बनाने के बाद खुद से जब आपने इसको बना लिया तो अब आप क्या करें कि यहाँ से आप कॉपी करें जो डाटा आपको चाहिए। तो मैं कुछ ही इसमें से फील्ड ले रहा हूँ और इसको कंट्रोल और शिफ्ट से पूरा सेलेक्ट कर लिया और कॉपी करा और मैं जाके इस विंडो में पेस्ट कर दूँ। चले, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हेडर लाइन कितनी है आपकी, क्या हेडर लाइन है। तो मैंने कहा जी 1 मेरी हेडर लाइन है, क्योंकि ये मेरी जो टैक्सेबल इनकम और फेडरल टैक्स वाली जो रो है बस ये हेडर है मेरा। अगर 2 करूँगा तो इसे नीचे वाली रो को भी इंक्लूड कर लेगा, और अगर 0 करूँगा तो ये इस टैक्सेबल इनकम वगैरह को भी जो है वो डाटा कंसिडर कर लेगा। तो इसलिए मैंने इसको 1 कर लिया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। और नेक्स्ट करने के बाद वो मुझसे पूछेगा सीक्वेंशियल रीड है, आपके जो डाटा का तरीक़ेकार है, और सब जो है इसको मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश जैसे ही करूँगा मेरे सारे वेरिएबल्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। और सबसे पहले ये पूछता है कि लिंक इम्पोर्टेड सीरीज टू एनवे अल्फा टू एक्सटर्नल सोर्स। देखिए, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप इसको येस करेंगे तो आपका जो भी एक्सेल वगैरह की जो भी सोर्स है, तो उसमें जब भी आप कोई चेंजिंग करेंगे तो अगर आपने यहाँ पे ये ईव्यूज़ की फाइल को सेव किया हुआ होगा तो बस वो सेव हो जाएगी, और सेव होने की वजह से जो चेंजेस होंगे, अगर एक्सेल की फाइल में कोई चेंज होंगे तो वो यहाँ पे ईव्यूज़ की फाइल में ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको नो करेंगे तो फिर ये लिंक नहीं होगी बाहर वाले से, तो हम इसको नो कर देते हैं अमूमन, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती। चलें, अब अगर आप देखते हैं इसमें, देखें आपके पास सारी वेरिएबल्स आ गए हैं। फेडरल टैक्स को आप खोलेंगे तो वो भी आपको मौजूद होगा आपके पास, और आपके पास जैसे कि फादर एजुकेशन कांस्टेंट वगैरह अभी नहीं होंगे, क्योंकि ये जब आएंगे जब आपके पास आपको ये रिग्रेशन रन करेगी। तो बाकी सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताऊँ। पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा अभी, इसको सिर्फ मैं डिलीट कर। अच्छा चलें, फाइल से आप जब जाएंगे आप इंपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट में इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करेंगे तो आपको आपको ये वहाँ पर ले जाएगा जहाँ आपको डाटा होगा। तो मैंने सपोज करेंगे मैंने जहाँ पे जैसे रखा हुआ है, तो मैंने रखा हुआ था ये डाटा की फील्ड
फोल्डर में, तो ये एक टेबल नंबर 4.0 उसने मुझे बोल दिया। मैंने उसको क्लिक करा और ये वहीं से वापस से स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे कॉपी पेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सब कुछ खुद ही उठा लेगा। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे मल्टीपल जितने भी वेरिएबल्स थे वो काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, पर जैसे कि मैंने अपने अभी काम करते हुए भी इससे पहले भी 4 ही वेरिएबल्स दिए थे, तो मैं यहाँ तक के ले सकता हूँ। यहाँ तक के लेने के लिए देखिए यहाँ पे आपको रेंज मिल रही है कि जो ए कॉलम से लेके ए कॉलम की रो 1 से लेके वाई कॉलम की 754th रो तक के। तो देखें रोज तो हमें वही रखनी है, लेकिन कॉलम में कम कर लेता हूँ, 4 कॉलम कर लेता हूँ। तो यानी ए पहला है, तो फिर बी सी डी, तो मैं डी इसको अगर यहाँ पे लिख दूँ तो ये मेरे जो है वो 4 सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करने के बाद ये फिर वही हेडलाइन पूछ रहा है, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर भी फिनिश कर दूंगा, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था वो यही दिखा रहा था, और यहाँ पे फिर अगेन मैं इसको नो कर दूंगा। तो मेरे पास ये डाटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इजीली आ गया, और अब इसमें मैं रिग्रेशन रन कर सकता हूँ। देखिए अगर अब मैं रिग्रेशन रन करना चाहूँ तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो नॉर्मल और बेसिक होता है वो होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड आप यूज करते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको दो तरीके कर सकते हैं इसमें भी। एक तरीका तो ये कि आपने एल लिखा और जो आपका या डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ टैक्सेबल इनकम मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये मैं लिखूंगा पहले, और फिर मैं सी कांस्टेंट के लिए, क्योंकि कांस्टेंट भी होता है यानी इंटरसेप्ट जिसको हम कहते हैं, और उसके आगे फेडरल टैक्स, लेट सपोज मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एक वेरिएबल। ठीक है जनाब, और मैं इसको इंटर करूंगा तो ये मेरा रिग्रेशन रन हो जाएगी, जिसमें मेरे पास कोफिशिएंट्स भी आ जाएंगे और बाकी डिफरेंट चीज़ें भी आ जाएंगी जो कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी जिनको। तो ये एक तरीके से इक्वेशन मैंने आपकी पहले रिग्रेशन की इक्वेशन रन कर ली विद इन अ सेकेंड, और इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। नेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आपको किस नाम से सेव करनी है, मैंने कह दिया सैम्पल के नाम से मैं सेव कर देता हूँ, तो ये सैम्पल के नाम से यहाँ पे सेव हो गई है। अच्छा, अब इसी के तरीके का एक दूसरा भी तरीका है इसके अंदर, वो ये है कि आप क्विक में जाएं और क्विक में जाकर आप एस्टिमेट इक्वेशन करें और यहाँ पे आप लिखें जो भी आपका नाम है विदाउट एलएस, क्योंकि एलएस जो है यहाँ पे कमांड दी जा रही है, जबकि क्विक में आपको बिल्ट इन जो है वो एलएस नीचे मेथड के तौर पे मिलता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे, जैसे कि आपका नाम था जो था डिपेंडेंट वेरिएबल वो था टैक्सेबल इनकम, आपको यहाँ पे शो भी कर रहा होगा, आप क्लिक करें तो हो जाएगा सेलेक्ट, फिर सी लिखे स्पेस देके क्योंकि वो कॉन्स्टेंट था, और इसके बाद आपने लिखा फेडरल टैक्स रेट। आपके पास ये देखें ये वही इक्वेशन आ गई बिल्कुल जिस तरीके से मैंने एक सेव करी, तो हम दोनों देख सकते हैं दोनों जो है वो एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप जो है एस्टिमेट कर सकते हैं, या आप कह रहे हैं रिग्रेशन रन कर सकते हैं, और फिर फोरकास्ट वगैरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब फोरकास्ट वगैरह यानी अगर आपको देखें, अब आप अगर सी को क्लिक करते हैं तो आपको सी में डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आती है। अच्छा, R1 और R2 जो है वो बेसिकली आपको वो कांस्टेंट के नाम के ऊपर वो बीटास दिखा रहा है, कोफिशिएंट्स दिखा रहा है, जो कि बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि देखें कि ये जो कोफिशिएंट है वो आपका बीटा 1 है, और ये बीटा 2 जिसको हम कहते हैं वो आपको यहाँ शो कर रहा है, और रेजिडुअल भी आपको जो कि आपके एरर टर्म है वो भी आपको शो कर रहा है। इसी तरीके से आप इसमें और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको कोई नया वेरिएबल जनरेट करना है तो GENR आप लिखेंगे, ये जनरेट का कमांड है, और इसके बाद आपने क्या नाम देना है वेरिएबल को। जैसे कि हम रेजिडुअल के लिए रन कर लेते हैं तो हमने कह दिया एरर, एरर हमें बनाना है, यानी एरर को एरर का नाम होना चाहिए वेरिएबल का, और इसको जो है हम क्या देंगे कि ये इक्वल्स टू रेजिडुअल होगा, यानी रेजिडुअल की जो भी वैल्यूज हैं वो एरर में भी आ जाए। तो मैंने एंटर करा और देखें मेरे पास एरर की एक और आपके कह लेंगे जो है वो एक वेरिएबल आ गया, और मैं इसको क्लिक करूंगा तो सारी वही वैल्यूज जो कि रेजिडुअल में थी वो यहाँ पर आ जाएंगे, अगर मैं इसको भी क्लिक कर सकूँ रेजिडुअल को तो चलिए आप देख सकते हैं, देखिए रेजिडुअल और एरर दोनों के अंदर एक जैसी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल आप काम और कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ जी मुझे मुझे आप कह लेंगे कहते हैं कि जनरेट करें आप, और जनरेट आप ये करें कि जो है वो
आपका जो रेजिडुअल है या अब जो एरर हो गया है, तो एरर को आप उसके स्क्वायर कर दें, तो आप स्पेस देंगे एरर के बाद, और स्पेस देने के बाद आप जो है वो रेजिडुअल, और रेजिडुअल लिखने की बल्कि अब ज़रूरत है नहीं, तो आप इसको एरर, क्योंकि एरर स्क्वायर करना है तो आपने इसको नाम दे दिया एरर एस क्यू, और फिर आपने लिखा एरर, क्योंकि एरर आपके पास सेम है, और एरर के बाद आपने इसको कैप लगाया, कैप के बाद आपने 2 करा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपके पास एरर स्क्वायर आ गया, जिसमें से अब आपके पास से माइनस की वैल्यू सारी जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो चुकी होंगी। अब आप इसका जो है वो आप सम ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं, आप इसको रेजिडुअल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके जनरेट भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। और किसी भी वेरिएबल का अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो हमने उसको खोलना है, और उसके बाद हमने व्यू में जाना है, उसका ग्राफ प्लॉट कर देना है किसी भी तरीके से। अगर स्कैटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, कौन सा लाइन वाइज चाहिए, तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे लाइन एंड सिंबल का बता दें, और मैंने इसको ओके कर देना है, तो ये मुझे ग्राफ बना के दिखा देगा, जो कि बहुत ही कहने का कहते हैं कि वेट सा आ रहा है, लेकिन लाजमी सी बात है कि एक सिर्फ सिखाने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, और यही जो है वो हमें मेनली सबसे पहले तो आनी चाहिए, ताकि उसके बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह जब करेंगे, जब हमारे पास पहले हमें ये समझ आ जाएगी किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप कहें, तो इसके अलावा इसके अंदर जो है वो जैसे जनरेट की कमांड यहाँ भी है एक सेपरेट तरीके से, तो लेकिन आपको अगर डायरेक्ट करना है तो आप लिख कर करना है तो लिख के कर लें, वरना जनरेट आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और सेव आप डायरेक्टली, लाजमी सी बात है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो ये सेव भी हो गया होगा अभी बैकएंड के ऊपर। तो इसी तरीके से आप इसमें और मल्टीपल चीज़ें जो होती हैं वो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक के अभी हम इसको रखते हैं जो बेसिक है, तो फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं इसी रिग्रेशन को रन करके इसकी इंटरप्रिटेशन अगली वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा दूँगा।